वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार एकेडमी पर। आज ये जो सीरीज़ है ये है आपका 10वां सीरीज़, यानी कि 500 MCQ सीरीज़ का ये 10 सीरीज़ चल रहा है, 10वां सीरीज़ चल रहा है। और इस 10वें सीरीज़ में हम करेंगे 10 क्वेश्चन को, और इस 10 क्वेश्चन में आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका 10 क्वेश्चन में कितना आया, यानी कि 10 आउट ऑफ आपने कितना स्कोर किया। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करते हैं कि सर कम से कम 30 क्वेश्चन को कराइए। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि 30 क्वेश्चन का सीरीज भी चलेगा, जो लगभग जो है 600 MCQ का सीरीज चलेगा, और उसमें जो है आपको 20 वीडियो बनेगा। लेकिन इस 500 MCQ सीरीज के को कंप्लीट होने के बाद और सक्सेस होने के बाद, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किस तरह का निहितार्थ देता है ना, यानी कि देता है सिवाय इसके। यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन कौन से बात को मतलब फॉलो करता है सिवाय इसके कि विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, बहुबुद्धि का सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है। जी हाँ, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि जो बुद्धि होती है वो अलग अलग तरह के, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की होती है, तो हम लोग आकलन भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। जी हाँ, संवेगात्मक बुद्धि जो है वो बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, सिवाय इस बात के बहुबुद्धि का सिद्धांत इन तीनों बात पर बल देता है। तो यहाँ पर सिवाय जो वर्ड हो गया उस हिसाब से ए सही होगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक विशिष्ट समस्या को सुलझाने में किया जाता है। यानी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो समस्याओं के समाधान की एक क्षमता है। बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि समस्याओं के समाधान की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। यानी कि द एबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड IQ। IQ किसको कहते हैं? तो जो समस्याओं के समाधान करने की जो आपकी क्षमता होती है उसको बोलते हैं IQ। 10 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। 10 वर्ष का बच्चा है और बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक प्राप्त करा? 75 अंक। तो बताइए कि उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो IQ बराबर होता है, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है मानसिक आयु। क्या पूछ रहा है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु अगर पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लोग बनाए तो मान लिख दे रहे हैं मानसिक आयु, है ना। मानसिक आयु बराबर ये अरे फॉर्मूला हो जाएगा मानसिक आयु बराबर 75, कितना लिखा? 75 अंक प्राप्त किया। तो प्राप्त अंक बटे 100 गुने वर्ष, यानी कि जो बच्चे का उम्र है, तो उस हिसाब से प्राप्त अंक बटे 100। तो मानसिक आयु बराबर हो जाएगा 75 बटे 100, यानी कि प्राप्त अंक, परीक्षण में प्राप्त अंक बटे 100 गुने वास्तविक आयु। वास्तविक आयु हो गया। इसी को अगर आप पलट दीजिएगा तो आपको बुद्धि लब्धि बराबर हो। अभी तो हम लोग वास्तविक आयु कर रहे हैं, तो यहाँ ये बुद्धि लब्धि दिया हुआ है, जो बुद्धि परीक्षण में जो पाया गया बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि बराबर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। उल्टा पुल्टा होता है, यानी कि इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक जो 75 है, बटे 100 गुने 16, तो 75 बटे 100 गुने 16। इसको सॉल्व करते हैं तो 25 से 3 बार में 75 और 25 से 4 बार में 16, 4 से 4 बार में 16, चाहती है 12। तो ऑप्शन में हम लोग खोजेंगे कि 12 ऑप्शन है कि नहीं, तो 12 ऑप्शन मिल गया। तो ये हो गया आपका मानसिक आयु निकल गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है? तो ऑप्शन को हम लोग करते हैं काटना शुरू। सबसे ज़्यादा कौन मोटिवेट करता है सीखने के लिए? सबसे ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि,
बाहरी कारक तो मोटिवेट करता ही है लर्निंग के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा मजबूत कोई देखते हैं। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा कभी नहीं होगा, है ना। असफलता से हम लोग बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं असफलता मिलेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। तो बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करना। अगर आप लक्ष्य तो लक्ष्य होता है, चाहे वो कठिन रहे या सरल रहे, जिसका जो लक्ष्य है वो पूरा करेगा। अगर किसी को आईएएस बनना है तो आईएएस बनना उसके लिए कितना कठिन है ये मैटर नहीं करता, वो आईएएस बन के रहेगा। आपको टीचर बनना है तो इससे मतलब मैटर नहीं करता है कि टीचर के लिए कौन कौन सा कठिनाई आएगी, मतलब इससे होता है कि आपने लक्ष्य तय किया तो उसको पूरा कीजिएगा। तो सी और डी तो नहीं होगा। बाहरी कारक तो इफेक्ट करते हैं, लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, आप जब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं, ये भी नहीं होगा, बाहरी कारक नहीं भी ये नहीं होगा। तो जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप किसी अचीवमेंट को अचीव कर लेते हैं, तो जो पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वही वह कारक है जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी पहले एग्ज़ाम देते थे टीचर बनने के लिए, तो जैसे सीटेट का देते थे, और सीटेट में जब स्कोर हो जाता था, एकदम बढ़िया सा स्कोर आ जाता था 109, 111 या 100 पार हो जाता था, तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो वही असली मोटिवेशन है। या फिर जैसे ही हम टीचर बन गए, तो टीचर बनने के बाद जो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिला, या मेरे अंदर भी या ऐसा फीलिंग हुआ कि अपना भी कुछ पोटेंशियल है, अपने अंदर भी कुछ ताकत है, तो वो जो पर्सनल मोटिवेशन है वही लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो यही है सबसे, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा कौन मोटिवेट करता है, तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन। अगला सवाल, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, मीनिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है लैंग्वेज में, वो क्या होती है? संकेत प्रयोग द्वारा विज्ञान, यानी कि प्रैग्मेटिक्स, ये नहीं होगा, इसका कोई मानी मतलब ही नहीं है। वाक्य सबसे छोटी इकाई नहीं होती, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे वाक्य बना रहे हैं, जैसे बोल दिए मैं स्कूल जाऊंगा, ये पूरा वाक्य बना, तो मैं बना, स्कूल बना, जाऊंगा बना, ये पूरा इतना सारा मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपको रूपिम भी नहीं होगा। और सबसे छोटा जो इकाई होता है स्वनिम होता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो स्वनिम होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्वनिम। आपको याद रखना, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्वनिम होती है। स्वनिम आपको याद रखना है। चलिए फिफ्थ, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण रूप से, उच्च या माध्यम। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से किससे संबंधित होते हैं? बुद्धि लब्धांक कम से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, उच्च से। बुद्धि लब्धांक मतलब कि जो आईक्यू है वो किससे संबंध, सबसे ज़्यादा जो है शैक्षणिक निष्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा शैक्षणिक निष्पादन उस बुद्धि लब्धांक का होगा जिसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? उच्च होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, उच्च। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित में से सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। सफल समावेशन की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना या पृथक्करण करना। पृथक्करण करना ये एक निगेटिव वर्ड है। पृथक्करण करना एक निगेटिव वर्ड है, इससे थोड़ा सा बच करके रहना है। तो सिवाय भी निगेटिव वर्ड है, तो समझेंगे कि सफल समावेशन, बच्चा कुछ सीख रहा है और उसका सीखना अगर सफल हो, या उसका सीखने का जो समावेशन हो वो सफल हो, यानी कि जो सीखना है वो सक्सेस कर जाए, सफल हो जाए, तो सिवाय इस चारों ऑप्शन में से सिवाय एक के सब का सब इम्पोर्टेंस होता है। अभिभावक की भागीदारी होनी चाहिए किसी भी बच्चे का सफल समावेशन के लिए। यानी कि अगर कोई बच्चा +2 पास होने जा रहा है, +2 से याद आया, अभी मेरा गाइडिंग चल रहा है तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब रहेंगे और वीडियो कम अपलोड होगा। तो +2 पास होना चाह रहा है, अगर +2 बहुत अच्छे से वो स्कोर कर लेता है तो उसमें उसके गार्जियन की भागीदारी थी। तो इसमें कह रहा है कि सिवाय, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से कौन नहीं होगा सफल समावेशन का? क्षमता संवर्धन, उसके अंदर क्षमता था तभी तो सफल समावेशन हुआ, तभी तो +2 में 90+ लाया। संवेदनशील बनाना, बच्चे संवेदनशील रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो ध्यान देंगे, तो ये भी होगा। लेकिन सिवाय लिखा हुआ, सिवाय पृथक्करण, तो ये
चारों है जो है, ये तीनों जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। डी आंसर सही है। तो इसमें पृथक्करण होगा। पृथक्करण आप कीजिएगा, अगर बच्चे को छाटिएगा कि तुम अच्छे हो, तुम एवरेज हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो उसका सफल समावेशन नहीं होगा। निम्नलिखित में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो अभी क्या है, अभी बिहार में भी एक एसीएस साहब जब टहल रहे थे, मतलब घूम रहे थे, तो उसमें ईंटा भट्टी के आसपास काम करने वाले बच्चे पकड़ा गए। तो वही बच्चे जो है वंचित हैं। ऐसे बच्चे जो 14 साल से अंदर के हैं आरटीई के हिसाब से, और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो वंचित हैं। तो वंचित बच्चे को आपको विद्यालय लाना है। कौन सा टेक्निक जो है आपके लिए सही होगा। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, तो जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। ऐसा एक आदमी नियुक्त कर देना जो प्रतिदिन बच्चों को घरों में लेकर आए। एक ऐसे भी बिहार में एक पोस्ट होता है, टोला सेवक या तालीमी मरकज़। उन लोग का काम ही होता है बच्चे को खींच करके स्कूल लाना। अगर बच्चे में स्कूल में अगर बच्चे की संख्या कम हो गई तो उन्हीं लोग से पूछा जाएगा, या टीचर भी उस पर प्रेशर बनाते हैं, तो फिर भी कभी इसका सक्सेस नहीं होता। फिर भी उस टोला सेवक के रहने के बावजूद बच्चा कम ही आता है, क्योंकि वो भी बुलाते बुलाते लास्ट में छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होगा। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। 5 रुपया तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, लेकिन बच्चा को चाहिए इंटरनल मोटिवेशन। ए और बी नहीं होगा। आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय से भी बच्चा रोज़ नहीं आएगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। बच्चों को विद्यालय ना आने की अनुमति ना देना का कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है दंडनीय, दंड भी नहीं दे सकते हैं, डी भी नहीं होगा। तो चारों नहीं के बराबर ही है। हर जगह आवासीय विद्यालय नहीं खुल सकता, लेकिन जो सबसे सही है वो आवासीय है। तो सरकार ऐसा व्यवस्था करे जिसमें आवासीय हो, रेसिडेंशियल हो, बच्चा को बुलाने का झंझट ही नहीं रहेगा। तो सबसे सही सी था, ऐसे सब निगेटिव ही था, लेकिन सबसे सही कौन था, सी। तो इसीलिए जो सबसे सही उसको लगाएंगे। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। लिंग भेदभाव, तुम लड़की हो तुम लड़का हो, लड़की हो लड़की की तरह रहो, लड़का हो लड़का की तरह रहो, इस तरह का भेदभाव। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। कोई भी नियम आप स्टूडेंट से कड़ाई से पालन नहीं करवा सकते हैं, ये आप जान लीजिए, और ये होगा भी नहीं कभी, और ऐसा करना भी सही नहीं है। तो ये गलत हो गया। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये तो लिंग भेदभाव ही हो गया, जेंडर बाइसनेस ही हो गया। तो बी तो होगा ही नहीं। सी, शिक्षिका द्वारा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। शिक्षिका द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान लेना। हाँ, आप टीचर हैं, आप संज्ञान लीजिए। जहाँ ऐसा हो भेदभाव वहाँ पर रोकिए, उन लोगों को समझाइए। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ये भी सही है। पुरुष और महिला शिक्षिका अगर समान रूप से भर्ती रहेंगी तो एक बाइसनेस कम होगा। लेकिन बच्चों में सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जहाँ पास ऐसा देखिए कि जेंडर बाइसनेस हो रहा है, अब जाके वहाँ पास मना कीजिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों को स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुख होते हैं। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, यानी कि जो बच्चा के अंदर प्रतिभा है, यानी कि मेरिट है, वो अपना फैसला अपने से लेता है। तो बी आंसर सही होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। खुद पर निर्भर होता है। 10, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ए, यह हास्यकृत विद्यार्थी के लिए अति पूरक भेदभाव की नीति का अनुपालन करता है, या सार्वभौमिक धारण का रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, या हाथ से किए जाने वाले क्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। 10वां का आंसर क्या होगा। तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कौन सा भाई, तो शैक्षणिक गतिविधि। शैक्षणिक गतिविधि का निष्पादन शैक्षणिक क्रियाओं में होना चाहिए। पढ़ाते वक्त शैक्षणिक गतिविधि साथ साथ कराते रहना चाहिए। तो ये आज का सीरीज था, 10 क्वेश्चन का सीरीज था, और आप ये सीरीज जो है ये फिनिश हो रहा है। अभी तक 10 वीडियो बन गया है, और बाकी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में होगा। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को देखेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक आज तक ने आप लोगों ने किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।